इजराइल एक नहीं बल्कि 5-6 एआई टेक्नोलॉजीज के वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है। इजरायली मिलिट्री की मदद करता है, जिसकी वजह से इस एआई सिस्टम को मास असैसिनेशन फैक्ट्री भी कहा जाता है। इजराइल ने वॉर की शुरुआत में ही एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके इजराइल का वेयर इज डैडी नाम का जो सिस्टम है वो भी कम नहीं है। यह सिस्टम टारगेटेड ऑपरेटिव्स की मोबाइल लोकेशन को ट्रैक करता है। कई बड़े टेररिस्ट लीडर भी जन्नत भेज दिए गए। पाकिस्तान के लगभग 11 एयर बेसेस और 9 टेररिस्ट कैंप को मिट्टी में मिला दिया गया। ये लोग ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन से पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन इंडिया में इनके प्रोपेगेंडा नहीं चल सकते। जियोपॉलिटिक्स में उतनी बड़ी इकोनॉमी और मिलिट्री पावर होने के बावजूद इस ऑपरेशन के दौरान इंडिया के साथ कोई भी कंट्री ओपनली खड़ा नहीं हुआ। यूक्रेन जैसा छोटा सा देश जिसकी आर्मी की ताकत रशिया से कई गुना कम है, फिर भी पिछले 2 साल से रशिया के सामने कैसे टिक पाया? साथियों, आज से 8 साल पहले ही यानी 2017 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यह कहा था कि आने वाले दिनों में जो देश एआई पर महारत हासिल करेगा वही दुनिया पर राज करेगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी यह भविष्यवाणी अब सच होती दिखाई दे रही है। आप में से कई लोगों को आज तक यह कंफ्यूजन रहा होगा कि आखिर यूक्रेन जैसा छोटा सा देश जिसकी आर्मी की ताकत रशिया से कई गुना कम है, फिर भी पिछले 2 साल से रशिया के सामने कैसे टिक पाया? इसका सीधा जवाब है अमेरिका की कृपा और खास तौर पर यूक्रेनियन आर्मी द्वारा युद्ध में एआई का इस्तेमाल। सिर्फ यूक्रेन की आर्मी ही नहीं बल्कि रिपोर्ट्स के मुताबिक मिडिल ईस्ट में इजराइल भी गाजा और हमास के साफ करने में एआई का इस्तेमाल कर रहा है। उधर यूएसए ने भी एआई मिलिट्री टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ड्रोन बनाए हैं जो एआई का इस्तेमाल करके प्रिसीजन के साथ टारगेट को हिट करते हैं। इसका मतलब यह है कि युद्ध में अब एआई का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। अब तक जितने भी देशों की हमने बात की, उनके एआई को समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, किसी भी युद्ध के दौरान एआई का 4 तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका होता है कंटूर वार फाइटिंग, जिसे एआई इनेबल्ड टेक्निकल डिसीजन मेकिंग ह्यूमन ओवरसाइट टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। असल में कैंटूर एक ग्रीक माइथोलॉजिकल प्राणी है जिसके ऊपर बॉडी इंसान की है और लोअर बॉडी में पैर घोड़े के होते हैं। इसमें भी कुछ ऐसा ही है। इसमें एआई से बने हुए वेपन्स को ह्यूमन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इस तरह के वेपन्स का इस्तेमाल दुश्मन के हथियार भंडार को नष्ट करने में होता है। दूसरा तरीका है मिनोटोर वॉरफेयर, जिसमें एआई इनेबल्ड टेक्निकल डिसीजन मेकिंग विद मशीन ओवरसाइट टेक्नोलॉजी कहा जाता है। खास बात यह है कि यह कैंटोर वारफेयर से बिल्कुल उल्टा है। हालांकि कैंटोर के तरह मिनाटोर भी एक ग्रीक माइथोलॉजिकल प्राणी है जिसमें हेड और टेल एक बुल की तरह, बाकी बॉडी इंसान की तरह होती है। मिनाटोर वारफेयर टेक्नोलॉजी सैनिकों की गश्त लगा सकती है, समुद्र में वॉरशिप को इकट्ठा कर सकती है और आसमान में फाइटर जेट का जखीरा बना सकती है। तीसरा तरीका है सिंगलेटन वारफेयर, जिसमें एआई इनेबल्ड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस मेकिंग विद मशीन ओवरसाइट टेक्नोलॉजी कहा जा सकता है। इस तरह की टेक्नोलॉजी ऑफेंस और डिफेंस दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक चूंकि इस टेक्नोलॉजी में स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग का कंट्रोल मशीन और एआई को दिया जाता है, इसलिए यह दुश्मन के मुकाबले हमें टाइम और प्लेस के मामले में स्ट्रेटेजिक अपर हैंड तो दिला सकती है, लेकिन इसके कुछ गलत कंसिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। अब आखिरी तरीका है मोज़ेक वारफेयर का, जिसे एआई इनेबल्ड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग विद ह्यूमन ओवरसाइट टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसमें एआई एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके दुश्मनों की कमजोरियों का फायदा उठाया जा सकता है। रिटायर्ड यूएस मरीन कॉर्प जॉन एलन के मुताबिक इसे एल्गोरिदमिक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी में एआई एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके रियल टाइम थ्रेट डिटेक्ट करने के साथ ही दुश्मन की अगली चाल को भी समझा जाता है और उस प्रेडिक्शन की बिना पर अपनी आर्मी की मूवमेंट, लॉजिस्टिक और सप्लाई लाइन भी बनाई जा सकती है। ये तो हुए एआई द्वारा बनाई गई वॉरफेयर टेक्निक्स। इसके अलावा एआई का इस्तेमाल कर देश अंडर वाटर थ्रेट डिटेक्शन, एयर थ्रेट डिटेक्शन, सर्विलांस, किलर रोबोट और ड्रोन बनाने में भी कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूएसए जैसा देश भी पिछले कुछ सालों से अपनी मिलिट्री में एआई का काफी बढ़ावा दे रहा है। उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा रहा है। वॉशिंगटन बेस्ड थिंक टैंक ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक 2022-23 के बीच अमेरिकन मिलिट्री की एआई में इन्वेस्टमेंट 1200% तक बढ़ी है।
जहां साल 2022 में यह इन्वेस्टमेंट महज $355 मिलियन थी, 2023 में बढ़कर यह $4.6 बिलियन की कर दी गई। इसमें ज्यादातर इन्वेस्टमेंट एआई रिलेटेड फेडरल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में की गई। रिपोर्ट के अनुसार यूएस मिलिट्री चाइना से कॉम्पीट करने के लिए अपनी एआई स्पेंडिंग बढ़ा रही है ताकि नए अलाउंस एआई मॉडल्स, एआई वेपन्स और एआई टेक्नोलॉजीज को बनाया जा सके। अमेरिका का जॉर्ज टाउन जनरल इंटरनेशनल अफेयर्स के मुताबिक एआई एडवांसमेंट की इस रेस में रशिया, यूएसए, चाइना जैसे बड़े देशों के साथ सऊदी अरेबिया और यूके जैसे देश भी दौड़ रहे हैं। एक तरफ जहां चाइना ने एआई टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर बनने के लिए $150 बिलियन कमिट किया है, वहीं साल 2021 से 23 के बीच रशिया ने $181 मिलियन और यूएसए ने $4.6 बिलियन इन्वेस्ट किया है। जेन्स इंफॉर्मेशन ग्रुप ने यह एस्टिमेट दिया कि आने वाले 10 साल में दुनिया भर में 80,000 से ज्यादा सर्विलांस ड्रोन और 2,000 से ज्यादा किलर ड्रोन खरीदे जाएंगे। इस बढ़ते ड्रोन मार्केट को देखते हुए यूके ने साल 2024 में 415 मिलियन पाउंड की इन्वेस्टमेंट की है। इसके अलावा सऊदी अरब ने भी एआई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट के लिए $40 बिलियन का इन्वेस्टमेंट फंड बनाया है। एआई की इस रेस में इंडिया काफी पीछे है। यूएन रिपोर्ट की बात माने तो $1.4 बिलियन की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के साथ इंडिया दुनिया भर के एआई इन्वेस्टर देशों के लिस्ट में 10th रैंक पर है। साथियों, अभी तक हमने एआई इनेबल्ड वॉर टेक्निक्स के बारे में जाना, फिर अलग अलग देशों की एआई इन्वेस्टमेंट के बारे में जाना। अब हम उन रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में जानेंगे जहां वॉर के दौरान एआई का इस्तेमाल किया गया था। इसका सबसे पहला एग्जांपल है यूक्रेन। जैसे कि हमने इससे पहले बताया था कि रशिया की इतनी बड़ी आर्मी होने के बावजूद यूक्रेन पिछले 3 साल से रूस के सामने डटा रहा है। इसके सबसे बड़े क्रेडिट जाता है उनकी एडवांस एआई टेक्नोलॉजी को। टाइम मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन फेस रिकॉग्निशन कंपनी क्लियरव्यू एआई इस समय यूक्रेन का सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन बन चुकी है। 1500 से ज्यादा यूक्रेनियन ऑफिशियल्स और 18 यूक्रेनियन गवर्नमेंट एजेंसी इस क्लियरव्यू एआई का उपयोग कर रही है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से यूक्रेनियन सोल्जर्स 2,30,000 से ज्यादा रशियन सोल्जर्स और मिलिटेंट्स को आइडेंटिफाई कर चुके हैं। यूक्रेन के इस एआई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल चेक पॉइंट पर इन्फिल्ट्रेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए किया गया। प्रो रशियन मिलिशिया को प्रोसिक्यूट करने के लिए भी किया जा रहा है। रिसेंटली यूक्रेन ने इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके यूक्रेन के 190 से ज्यादा एब्डक्टेड बच्चों को लोकेट भी किया है। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि इस सॉफ्टवेयर का रशियन और यूक्रेनियंस के बीच फर्क कैसे समझ में आता है और यह पता कैसे करता है। दरअसल साल 2017 में बनी यह कंपनी पिछले कई सालों से सीक्रेटली इंटरनेट पर मौजूद फेशियल डेटा को प्रोसेस करके अपना डेटाबेस बना रही थी। इस कंपनी के सीईओ होन टॉन थैट के मुताबिक उन्होंने 2 बिलियन रशियंस का फेशियल डेटा उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वोंग टैक्टे से लिया है और यही वजह है कि उनके यह सॉफ्टवेयर वॉर के दौरान लगभग 99.85% एक्यूरेसी के साथ फेशियल डेटा मैच करता है। रिपोर्ट्स के अनुसार रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत से ही क्लियरव्यू एआई यूक्रेन को फेशियल रिकॉग्निशन से रशियंस को आइडेंटिफाई करने में मदद कर रहा है। यूक्रेन के अलावा इजराइल भी गाजा और हमास के अगेंस्ट एआई का इस्तेमाल कर रहा है। हैरानी की बात यह भी है कि इजराइल एक नहीं बल्कि 5-6 एआई टेक्नोलॉजीज के वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें द अल्केमिस्ट, द गॉस्पेल, द डेफ्थ विजडम, द लेवेंटर एंड वेयर इज डैडी जैसे एआई प्रोग्राम शामिल हैं। इजराइल के इस एक्सटेंसिव एआई प्रोग्राम की वजह से इजराइल गाजा वॉर को फर्स्ट एआई वॉर कहा जा सकता है। प्लस 972 मैगजीन की इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट में यह पता चला कि इजराइल ने वॉर की शुरुआत में ही एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके हमास ऑपरेटिव्स को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर दिया था। इसके लिए इजराइल लेवेंटर नाम के एआई प्रोग्राम का इस्तेमाल करता था। यह प्रोग्राम मशीन लर्निंग और फेडरल डेटा की मदद से टारगेटेड हमास ऑपरेटिव्स को आइडेंटिफाई करता था। फिर जैसे ही किसी पैलेस्टीनियन सिटीजन का हमास ऑपरेटिव या डायरेक्टली हमास से लिंक एस्टेब्लिश होता था, तभी इजराइल मिलिट्री लेवेंटर प्रोग्राम की मदद से उस पैलेस्टीनियन के घर की लोकेशन पर अटैक कर देती थी और कुछ इस तरह एआई प्रोग्राम के भरोसे इजराइल हमास का सफाया कर पाया। इसके अलावा गॉस्पेल प्रोग्राम की मदद से अवेलेबल मीडिया रिपोर्ट्स और इंटेलिजेंस की मदद से हर दिन 100 टारगेट्स और उनके घर, सीक्रेट टनल्स और लोकेशन डेटा को आइडेंटिफाई करता है।
उनकी लिस्ट जनरेट करता है और फिर उन पर अटैक करने की प्रिपरेशन में भी इजरायली मिलिट्री की मदद करता है, जिसकी वजह से इस एआई सिस्टम को मास असैसिनेशन फैक्ट्री भी कहा जाता है। फिर आता है इनका एल्केमिस्ट सिस्टम और एज 360 सिस्टम, जिसमें डिफेंसिव के साथ साथ ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज भी हैं। यह सिस्टम अपने डेटा की मदद से हमास ऑपरेटिव्स की सस्पिशियस मूवमेंट पर नजर रखता है, साथ ही इजरायली मिलिट्री के थ्रेट रिपोर्ट्स भी देता है। यही नहीं, इजराइल का वेयर इज डैडी नाम का जो सिस्टम है वो भी कम नहीं है। यह सिस्टम टारगेटेड हमास ऑपरेटिव्स की मोबाइल लोकेशन को ट्रैक करता है और फिर जैसे ही हमास ऑपरेटिव स्पेसिफिक लोकेशन में आते हैं तब यह सिस्टम इसके बारे में इजरायली मिलिट्री को नोटिफाई करता है, जिसके बाद ऐसे टारगेट्स पर ड्रोन अटैक भी किया जाता है। इजराइल के अलावा ऑस्ट्रेलिया ने भी MQ-28A घोस्ट बैट अनमैन्ड एयरक्राफ्ट बनाया है। यह एयरक्राफ्ट ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के साथ रहकर एआई की मदद से मिलिट्री को किसी भी मिशन पर असिस्ट कर सकता है। यह अनमैन्ड एयरक्राफ्ट मिशन के दौरान सर्विलांस, टैक्टिकल अर्ली वार्निंग और इंटेलिजेंस रिपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। साथियों, ये तो हुए एआई से रिलेटेड वॉर टाइम यूजेस। अब हम जानेंगे कि कैसे डीप फेक का भी वॉर टाइम में इस्तेमाल किया जा रहा है। साथियों, आपको याद है या नहीं पता नहीं, लेकिन साल 2022 में जब रशियन यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, उस समय युद्ध शुरू होने के कुछ दिन ही सोशल मीडिया पर और यूक्रेन के कुछ टीवी चैनल्स पर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की का एक वीडियो काफी वायरल हुआ, जिसे वो रशियंस के सामने सरेंडर करने की बात कर रहे थे। बाद में जब उस वीडियो का एनालिसिस किया गया तो पता चला कि वो एक डीप फेक वीडियो था, जिसे यूक्रेन के टीवी चैनल्स को हैक करके उस पर चलाया जा रहा था। यही नहीं, इसके बाद रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का भी एक डीप फेक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो यूक्रेन के साथ पीस डील के बारे में बोल रहे थे। साथियों, डीप फेक वीडियोस की वजह से काफी बड़े लेवल पर मैनिपुलेशन किया जा सकता है। इन वीडियोस से किसी भी बड़े लीडर की इमेज खराब की जा सकती है। वॉर टाइम में दुश्मन देशों की सेना के मोराल को डाउन किया जा सकता है। फॉल्स प्रोपेगेंडा के थ्रू किसी भी देश में अनरेस्ट फैलाया जा सकता है और स्पेशली वॉर टाइम में ओवर एक्साइटमेंट या ओवर नर्वसनेस जैसी कंडीशंस में किसी भी देश की जनता ऐसे वीडियोस को सच मान सकती है। डीप फेक के अलावा साइबर अटैक के जरिए भी किसी देश को घुटने पर लाया जा सकता है। दुश्मन देश के क्रिटिकल और सेंसिटिव वेब पोर्टल्स और सिस्टम को हैक करके उसके डेटा का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान के 7 हैकर्स ग्रुप ने इंडिया की कई सारी इंपॉर्टेंट वेबसाइट और सिस्टम्स को हैक करने की कोशिश की थी, लेकिन जैसा कि हमें पाकिस्तान की औकात के बारे में पता है, तो लगभग 15 लाख साइबर अटैक्स में से सिर्फ 150 साइबर अटैक ही सक्सेसफुल हो पाए थे। साथियों, आज के डिजिटल जमाने में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, एआई का इस्तेमाल करके डीप फेक वीडियोस बनाना और साइबर अटैक के जरिए किसी भी देश के खिलाफ बिना गोली चलाए जंग छेड़ना मुमकिन हो गया है। इसे गन लेस ऑपरेशन कहा जाता है, जिसमें बिना हथियार उठाए सामने वाले देश को झुकाया जा सकता है। तो जहां एक तरफ एआई, डीप फेक और साइबर अटैक से डिजिटल युद्ध के एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ भारत भी इस डिजिटल रेस के लिए तैयार हो रहा है। पीआईबी फैक्ट चेक, साइबर स्वच्छ केंद्र और डीआरडीओ जैसे एआई बेस्ड टूल के जरिए भारत मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ अपना डिजिटल शील्ड मजबूत कर रहा है। आज जंग सिर्फ गोलियों से नहीं, बल्कि नैरेटिव और इंफॉर्मेशन वॉर के बल पर भी लड़ी जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या हम डिजिटल युद्ध के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं।